जर्मनी की राजधानी बर्लिन से लगभग 100 माइल साउथ ईस्ट में सेगन नाम के टाउन में स्टैलिग लुफ्ट 3 नाम का एक पीओडब्ल्यू कैंप मौजूद था। ये कैंप इतना हाईली सिक्योर था कि यहाँ से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। करीब 60 एकड़ में फैला हुआ यह वॉर प्रिजनर कैंप एक विशाल किले जैसा था, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा कैदियों को रखे जाने की क्षमता थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने इसको बनवाया था और यहाँ एलाइड कंट्रीज के वायु सैनिकों को रखा गया, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और नॉर्वे समेत कई देशों के एयरमैन शामिल थे। ये वायु सैनिक इतने स्किल थे कि इनमें से बहुत सारे लोग पहले भी नाजी जर्मनी की कई जेलों से भाग निकले थे, इसलिए उन्हें इस अनब्रेकेबल माने जाने वाली जेल में रखा गया था। स्टैलिग लुफ्ट 3 को इनएस्केपेबल बनाने के लिए इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यहाँ से भागना तो दूर, भागने की सोचना भी मौत को बुलावा देने जैसा था। इस जेल की सख्त सलाखें, चारों तरफ 9 फुट की कंटीले तारों की डबल लेयर की फेंसिंग, जमीन में गाड़े गए सेस्मिक सेंसर्स, वॉच टावर्स पर 24 घंटे मौजूद नाजी गार्ड्स और किसी भी वक्त कैदियों की होने वाली सरप्राइज इंस्पेक्शन जैसे सख्त नियमों ने इस जेल को काफी मजबूत बना रखा था। इस पीओडब्ल्यू कैंप के कई किलोमीटर तक केवल खेत और पाइन के पेड़ों का घना जंगल था, जिन्हें पकड़े जाने से पहले पार कर पाना लगभग नामुमकिन था। ऐसी कड़ी निगरानी और सख्ती के कारण ये जेल कैदियों के लिए नर्क बना हुआ था। लेकिन 24 मार्च 1944 की अंधेरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जेल के रुतबे और हिटलर की साख को मिट्टी में मिला दिया। नाजी जर्मनी के इस अनब्रेकेबल माने जाने वाले प्रिजनर कैंप से 30 फीट गहरी और 300 फीट लंबी टनल खोदकर नाजी गार्ड की नाक के नीचे से 1 या 2 नहीं, पूरे 76 कैदी भाग निकले। आइए जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई इस द ग्रेट एस्केप की पूरी कहानी। कैदियों ने इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच 3-3 सुरंगें कैसे बनाई? इन भागे हुए 76 कैदियों में से कितने लोग सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सके? और जो पकड़े गए उनका तानाशाह हिटलर ने क्या हश्र किया? वर्ल्ड वॉर 2 इतिहास का सबसे भयानक और उथल-पुथल भरा दौर था, जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अपने वर्चस्व को लेकर कई सालों तक खूनी जंग लड़ती रही, जिनमें करोड़ों लोग मारे गए। एक तरफ एलाइड पावर्स थे, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और फ्रांस जैसे देश शामिल थे, और दूसरी तरफ एक्सिस पावर थी, जिसमें जर्मनी के नेतृत्व में जापान और इटली जैसे देश जीत की जिद में सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। 1941 तक नाजी आर्मी ने वेस्टर्न यूरोप को बुरी तरह रौंद डाला था। उन दिनों जर्मनी का एयरफोर्स लुफ्टवाफे काफी स्ट्रॉन्ग था। उसके पास एक से एक बेहतरीन एडवांस एयरक्राफ्ट थे, जिन्होंने युद्ध में एलाइड कंट्रीज के कई एयरक्राफ्ट शॉट डाउन कर दिए। इस दौरान जर्मनी ने एलाइड कंट्रीज के हजारों एयरमैन और लाखों आर्टिलरी सैनिकों को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया था। इतनी बड़ी संख्या में युद्ध बंदियों को अपनी कैद में रखने के लिए जर्मनी ने आनन फानन में कई पीओडब्ल्यू कैंप्स बनवाए, जिनमें से कई बंदी सैनिकों पर जुल्म ढाए जाने के कारण बदनाम भी हुए। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बावजूद कई युद्ध बंदी जेलों को तोड़कर बाहर निकलने में सफल भी रहे थे। ये बात जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर के रुतबे पर बन आई, इसलिए उसने बर्लिन से करीब 100 माइल साउथ ईस्ट में स्थित सेगन टाउन में एक ऐसा पीओडब्ल्यू कैंप बनवाया कि उसकी गिनती जल्द ही अनब्रेकेबल प्रिजन में की जाने लगी। 60 एकड़ में फैले इस पीओडब्ल्यू कैंप का नाम स्टैलिग लुफ्ट 3 था, जिसमें 5 अलग अलग कंपाउंड्स बने हुए थे, जहां ब्रिटिश, अमेरिकन और कॉमनवेल्थ कंट्रीज के एयरमैन को कैद करके रखा जाने लगा। इनमें से ज्यादातर लोग वो थे जो पहले कभी जर्मनी के दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन जर्मन गार्ड्स द्वारा पकड़ लिए गए थे। ऐसे वॉर प्रिजनर्स की वजह से स्टैलिग लुफ्ट 3 को काफी सिक्योर बनाया गया था। ये चारों तरफ से 9-9 फीट ऊंची दीवारों से घिरा था, जिन पर कंटीले तारों की डबल लेयर्स लगी हुई थी। डबल फेंस के बीच एक नो मैंस लैंड जैसा 10 यार्ड्स का खाली इलाका था, जिसे वार्निंग वायर कहा जाता था। कोई भी प्रिजनर अगर इस वार्निंग वायर को क्रॉस करने की कोशिश करता तो उसे तुरंत गोली मारने का आदेश था। यहाँ से महज 100 यार्ड्स की दूरी पर गार्ड टावर्स थे, जहाँ हर समय नाजी सोल्जर्स मौजूद रहते थे, जो भागने की कोशिश करने वाले कैदियों को अपनी मशीन गन से छलनी कर सकते थे। इसके अलावा नाजीज ने कैंप की सिक्योरिटी को और एडवांस बनाने के लिए जमीन के 9 फीट अंदर सेस्मिक सेंसर्स इंस्टॉल किए थे, जो जरा सी भी हलचल को डिटेक्ट कर लेते थे और चंद सेकंड्स में इसकी सूचना जर्मन गार्ड्स तक पहुंच जाती थी। स्टैलिग लुफ्ट 3 की खास बात यह थी कि इसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ सन्नाटा था। आसपास का इलाका काफी सुनसान था। वहां या तो केवल खाली जमीन थी या फिर पाइन के पेड़ों का घना जंगल था, और दूर दूर तक किसी भी शहर का नामो निशान नहीं था। सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से भी नीचे गिर जाता था, जो कैदियों की जिंदगी को और भी बदतर बना देता था।
कैदियों को कैंप में टनल खोदने से रोकने के लिए इसे रेतीली जमीन पर बनाया गया था ताकि खुदाई करते ही मिट्टी धंस जाए। इतना ही नहीं, इसे एस्केप फ्री बनाने के लिए जमीन से 60 सेंटीमीटर ऊपर कंक्रीट पिलर्स पर खड़ा किया गया था ताकि नीचे से सुरंग खोदने की कोई भी कोशिश नाकाम हो जाए। हर कंपाउंड में लकड़ी के 15 हट्स थे जो इन्हीं कंक्रीट पिलर्स के सहारे टिके हुए थे। कैंप में मौजूद कैदियों की डेली लाइफ को भी स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता था। हर सुबह और शाम रोल कॉल होता था जिसमें सभी कैदियों की गिनती की जाती। अगर एक भी गायब होता तो तुरंत अलार्म बज जाता और पूरा कैंप लॉकडाउन में चला जाता। रोल कॉल्स का समय भी अनप्रेडिक्टेबल होता था जिससे प्रिजनर्स एस्केप प्लान के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा और इतने सख्त बंदोबस्त होने के बावजूद स्टालेग लुफ्ट 3 के नॉर्थ कंपाउंड में एक ऐसा एस्केप प्लान बन रहा था जो इस मजबूत प्रिजन की सुरक्षा में ऐसी सेंध लगाने वाला था जिसकी जेल अथॉरिटीज ने कल्पना भी नहीं की होगी। स्टालेग लुफ्ट 3 के नॉर्थ कंपाउंड में इस इम्पॉसिबल एस्केप को ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर रॉजर बुशेल के नेतृत्व में प्लान किया जा रहा था। रॉजर बुशेल वर्ल्ड वॉर 2 में नंबर 92 स्पिटफायर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे, लेकिन 23 मई 1940 को बैटल ऑफ फ्रांस के दौरान उनका एयरक्राफ्ट शॉट डाउन कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें युद्धबंदी बनाकर ड्यूलेग लुफ्ट यानी लुफ्टवाफे ट्रांजिट कैंप ले जाया गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद वो वहां से भाग निकले और स्विस बॉर्डर के काफी करीब पहुंच गए। लेकिन जब तक वो बॉर्डर क्रॉस कर पाते उससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया और बाल्टिक कोस्ट पर स्थित बार्थ कैंप में बंद कर दिया गया। कुछ महीनों बाद जब उनको दूसरे कैदियों के साथ ट्रांसफर किया जा रहा था तब वो फिर से जर्मन गार्ड्स को चकमा देकर भाग निकले और चेकोस्लोवाकिया पहुंच गए। लेकिन बदकिस्मती से वो इस बार भी पकड़े गए और जिन चेक नागरिकों ने रॉजर बुशेल को छुपने के लिए अपने घर में शरण दी थी, बेरहम जर्मन गार्ड्स ने उन्हें भी गोली मार दी। रॉजर बुशेल के लगातार भागने की कोशिशों से परेशान होकर मई 1942 में जर्मन्स ने उन्हें इस अनब्रेकेबल मानी जाने वाली स्टालेग लुफ्ट 3 में लाकर बंद कर दिया। लेकिन रॉजर बुशेल जैसे हिम्मती और जुझारू शख्स को कोई भी दीवार ज्यादा दिनों तक कैद नहीं कर सकती थी। यहाँ आने के बाद से ही उन्होंने भागने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने नॉर्थ कंपाउंड में मौजूद कैदियों को यहाँ से भागने के लिए मोटिवेट करना शुरू किया और मार्च 1943 तक इस एस्केप मिशन में 600 कैदियों को जोड़ लिया। इन कैदियों को रॉजर की लीडरशिप पर इतना गहरा विश्वास था कि वो आंख मूंद कर उनके पीछे चलने को तैयार थे। भागने की तैयारी के लिए एक्स नाम की एक एस्केप कमेटी बनाई गई जिसके हेड रॉजर बुशेल थे, इसलिए उनके साथी कैदी उन्हें बिग एक्स कहने लगे। इस एस्केप प्लान में भले ही 600 प्रिजनर शामिल थे, लेकिन एस्केप के लिए उनमें से केवल 200 प्रिजनर्स को ही चुना जाना था। ऐसे में आपसी मतभेद होने का एक बड़ा खतरा था, इसलिए कैदियों ने यहाँ से कौन कौन एस्केप करेगा इसका फैसला भी रॉजर बुशेल और एस्केप कमेटी पर छोड़ दिया। एस्केप कमेटी एक्स ने तय किया कि भागने के लिए एक नहीं बल्कि 3 टनल्स खोदी जाएंगी जिनका कोड नेम टॉम, डिक और हैरी होगा। 3 सुरंग खोदने के पीछे मकसद ये था कि अगर एक टनल जर्मन गार्ड्स द्वारा पकड़ी भी जाए तो बाकी के 2 पर काम चलता रहे। रॉजर बुशेल को यकीन था कि अगर जर्मन्स कोई एक टनल पकड़ लेंगे तो उनको लगेगा कि उन्होंने भागने वालों का प्लान चौपट कर दिया है और बाकी के 2 टनल्स पर उनका ध्यान नहीं जाएगा। प्लान अच्छा था, लेकिन सवाल यह था कि खुदाई कहां से शुरू की जाए। इसके लिए उन कैदियों ने जिन्हें इंजीनियरिंग की नॉलेज थी उन्होंने पूरे कैंप का नक्शा तैयार किया और सबसे सुरक्षित एस्केप पॉइंट्स ढूंढ निकाले। स्टालेग लुफ्ट 3 अपनी कंटीली तारों की फेंसिंग, ऊंचे वॉच टावर्स और वहां 24 घंटे निगरानी करते जर्मन गार्ड्स के बीच एक अभेद्य किले से कम नहीं था। लेकिन कुछ दिनों की नॉन स्टॉप मेहनत के बाद प्रिजनर्स ने इस कैंप में कुछ ऐसी दरारें और कमजोरियां खोज निकाली जिनका वो लाभ उठा सकते थे। इसी आधार पर तीनों टनल्स के एस्केप पॉइंट्स डिसाइड किए गए और वहां टनल्स की खुदाई का काम शुरू हुआ। टनल टॉम की खुदाई हट नंबर 123 के अंदर से शुरू हुई, जिसका एग्जिट पॉइंट इस कैंप के वेस्टर्न साइड में मौजूद जंगल में होने वाला था। दूसरी टनल डिक की खुदाई हट नंबर 122 के वॉशरूम से शुरू हुई। इसका एस्केप पॉइंट भी टॉम की तरह उसी जंगल में होने वाला था। प्रिजनर्स इसे टॉम के अल्टरनेट के तौर पर ही तैयार कर रहे थे ताकि टॉम को अगर जर्मन गार्ड्स खोज भी निकाले तो उसकी जगह टनल डिक को इस्तेमाल में लाया जा सके। आखिरी टनल हैरी की खुदाई हट नंबर 104 से हुई। इस टनल को हट और आइसोलेशन सेल्स के नीचे से खोदा जाना था और इसका एस्केप पॉइंट कैंप के नॉर्थ साइड पर स्थित जंगल में होना था। इस तरह पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद खुदाई का काम शुरू हुआ। हर रोज काम के बाद तीनों टनल के एंट्री पॉइंट्स को स्टोव, चिमनी और दूसरे सामानों से ढक दिया जाता ताकि अगर गलती से भी इन हट्स में जर्मन गार्ड्स आए तो उन्हें यहाँ टनल की भनक तक न लगे।
खुदाई के दौरान इन वॉर प्रिजनर्स ने क्रिएटिविटी और इंजीनियरिंग स्किल्स का जो नमूना पेश किया वो कमाल का था। तीनों सुरंगों को लगभग 30 फीट गहरा बनाया जा रहा था ताकि जमीन के 9 फीट नीचे लगाए गए सेस्मिक सेंसर भी उनकी हलचल ना पकड़ पाए। हर टनल की लंबाई करीब 300 फीट होनी थी और बीच बीच में कुछ बड़े चेम्बर्स भी बनाए जा रहे थे जिनका उपयोग एयर पंप, वर्कशॉप और बहुत से स्टेजिंग पोस्ट के लिए किया जाता था। उन्होंने इस दौरान सबसे ज्यादा फायदा आईसीआरसी द्वारा भेजे गए सामानों का उठाया। दरअसल स्टैलेग लुफ्ट 3 में नरक सी जिंदगी जी रहे कैदियों के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने वाली आईसीआरसी यानी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस हर हफ्ते खाने का एक पार्सल भेजती थी जिसमें सूप, कॉर्न बीफ, पाउडर्ड मिल्क, स्पैम, चॉकलेट, कॉफी और चीज होते थे। हर 3 महीने में कैदियों को उनकी फैमिलीज की तरफ से भी एक पार्सल मिल जाता था जिसमें टूथब्रशेस, क्लोथ्स और रेजर्स जैसे डेली यूज होने वाले सामान होते थे। कैदियों ने इन सभी चीजों का बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया। उन्होंने आईसीआरसी द्वारा भेजे गए मिल्क पाउडर के टिन से टनल्स में एयर सप्लाई के लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम तैयार किया ताकि टनल के अंदर ताजी हवा पहुंचती रहे और खुदाई कर रहे लोगों को सांस लेने में दिक्कत न हो। कैंप से चोरी किए गए तारों और बल्बों से टनल्स में रोशनी के लिए डिम लाइट्स भी लगाई गई। ये लाइट्स इतनी हल्की रोशनी करती थी कि बाहर से देखने में नजर भी नहीं आती थी और डिगर्स को काम करने में मदद भी हो जाती थी। टनल के अंदर रेतीली दीवारों को ढहने से रोकने के लिए कैंप के बेड से निकाली गई लकड़ी के बोर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। कैंप में हर गद्दे के नीचे 20 लकड़ी के बोर्ड्स होते थे जिनमें से प्रिजनर्स द्वारा चुपचाप 12 बोर्ड्स निकाल लिए जाते और गद्दा केवल 8 बोर्ड्स के सहारे टिका दिया जाता। इस तरह कैदियों ने लगभग 4000 वुडन बेड बोर्ड्स निकाल लिए थे। इसके अलावा उन्होंने 1700 ब्लैंकेट्स को दीवारों पर लगा दिया था ताकि खुदाई की आवाज दब जाए। खुदाई के लिए वो लोग चोरी किए सैकड़ों नाइफ्स, फोक्स, स्पून्स और कई सारे शॉवल्स का इस्तेमाल करते थे। खुदाई के दौरान टनल की रेत को बाहर निकालना प्रिजनर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। इसके लिए उन्होंने रेलवे स्टाइल लकड़ी की ट्रॉलीज बनाई और उनके लिए टनल के अंदर छोटी पटरियां भी बिछा दी गई। इन पटरियों के सहारे ट्रॉलीज में टनल की रेत को भरकर एंट्रेंस तक ले जाया जाता। लेकिन दिक्कत ये थी कि टनल की रेत का रंग येलो था जबकि ऊपर कैंप की मिट्टी ग्रे कलर की थी। ऐसे में अगर टनल की रेत को ढेर बनाकर ऊपर कहीं फेंक दिया जाता तो रेतों का कलर डिफरेंट होने के कारण जर्मन गार्ड्स तुरंत पूरा माजरा समझ सकते थे। इस समस्या के हल के लिए पेंगुइन्स नाम की एक टीम बनाई गई। इस टीम के कैदी अपने लंबे पैंट में लगे थैलों और मोजों में रेत को भरकर बिना गार्ड्स की नजरों में आए कैंप में टहलते हुए इधर उधर बिखेर देते और उसे अपने पैरों से ऐसे मिला देते कि दोनों तरह की रेत में फर्क ना दिख सके। 600 कैदी इतने हाईली सिक्योर प्रिजन में इतना बड़ा एस्केप प्लान कर रहे थे और कमाल की बात यह कि नाजी गार्ड्स को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। कैदियों द्वारा टनल खोदना, टनल्स में रेलवे ट्रैक्स बिछाना, वेंटिलेशन बनाना और सैंड डिस्पोजल सिस्टम तैयार करना, ये सब हिटलर की शान और नाजी सुरक्षा तंत्र के मुंह पर एक करारा तमाचा था। एक्स कमेटी में शामिल हर प्रिजनर की अपनी भूमिका थी। जहां क्रम्पकर रामसे और वॉली फ्लडी के नेतृत्व में टनल की खुदाई की जा रही थी तो वही रॉल्फ अब्राहम और टॉमी गैस की टीम भागने वाले कैदियों के लिए जर्मन नागरिकों जैसे कपड़े बनाने में लगी थी ताकि कैदी जेल से बाहर लोकल लोगों के बीच ऐसे घुल मिल जाए कि उनके ऊपर शक न हो। जॉनी ट्रेविस के ऊपर एस्केप किट्स तैयार करने की जिम्मेदारी थी और टिम वॉलिन के कंधों पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने का जिम्मा था। वो भागने वाले कैदियों के फेक आईडी कार्ड्स, ट्रैवल पासेस और वर्क परमिट्स तैयार करने में लगे हुए थे। इस दौरान कैदियों ने किसी तरह एक जर्मन गार्ड से एक कैमरा भी हासिल कर लिया जिसकी मदद से भागने वाले कैदियों को जर्मन सिटीजन्स की तरह कपड़े पहनाकर उनकी फोटो निकाली गई और उन्हें फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर चिपका दिया गया। डॉक्यूमेंट्स पर मुहर लगाने के लिए उन लोगों ने जूतों के निचले हिस्से को उखाड़कर उससे स्टैंप बना लिया और इंक की जगह शू पॉलिश का इस्तेमाल किया। इन डॉक्यूमेंट्स को इतनी परफेक्शन के साथ बनाया गया कि वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसे लगते थे जिन्हें देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। सीक्रेसी इस पूरे एस्केप प्लान की बैकबोन थी। एस्केप कमेटी के साफ निर्देश थे कि कोई भी टनल शब्द का इस्तेमाल ना करे। टनल्स के लिए केवल उनके कोड नेम्स टॉम, डिक और हैरी ही यूज करने थे। जर्मन गार्ड्स के सरप्राइज इंस्पेक्शंस का डर भी हर समय रहता था। उनसे बस एक चूक होने पर उनका पूरा प्लान एक्सपोज हो सकता था। इसके अलावा डिगर्स को घंटों तक क्लॉस्ट्रोफोबिक टनल्स में झुककर काम करना पड़ता था जहां ऑक्सीजन कम थी और कोलैप्स का खतरा हमेशा रहता था।
फिजिकल पेन के साथ साथ उन पर मेंटली भी बहुत प्रेशर होता था। फिर भी प्रिजनर्स अपना मोराल कायम रखते हुए महीनों तक लगे रहे। वो काम करने के दौरान गाना गाकर और आपस में हंसी मजाक करके एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे। हालांकि जैसा डर था, जर्मन्स ने सितंबर 1943 में टनल टॉम को खोज निकाला और उसे डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया। हालांकि उम्मीद के मुताबिक बाकी के 2 टनल जर्मन्स की नजरों में नहीं आ सके। टनल टॉम के खोजे जाने के केवल 1 महीने बाद इस प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप के ईस्ट कंपाउंड में एक ऐसी घटना घटी जिसने रॉजर बुशेल और उनके साथी कैदियों के इस एस्केप प्लान को और मुश्किल बना दिया। ईस्ट कंपाउंड में मौजूद लेफ्टिनेंट माइकल कॉर्डनर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एरिक विलियम्स और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ओलिवर फिलपॉट एक 100 फीट लंबी सुरंग बनाकर 29 अक्टूबर 1943 को स्टैलिग लुफ्ट 3 से फरार हो गए। इन तीनों को जर्मन फोर्सेस ने खोजने की खूब कोशिश की, लेकिन वो उनकी पकड़ में नहीं आ सके। इसके बाद स्टैलिग लुफ्ट 3 की 5 कंपाउंड्स की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई, जिससे आगे यहाँ किसी भी एस्केप को अंजाम देना लगभग नामुमकिन हो गया। इसके साथ ही स्टैलिग लुफ्ट 3 में कैदियों की बढ़ती संख्या और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जर्मन गवर्नमेंट ने इसे थोड़ा और एक्सपैंड कर दिया। इससे टनल डिक पर भी पकड़े जाने का खतरा मंडराने लगा। इसलिए एस्केप कमेटी एक्स ने इसका इस्तेमाल न करने का फैसला लिया और इसे एक स्टोरेज टनल में बदल दिया। इसके बाद इसमें तीसरी टनल हैरी से निकाली गई मिट्टी और खुदाई में इस्तेमाल होने वाले टूल्स को स्टोर किया जाने लगा। अब भाग निकलने के लिए केवल तीसरी टनल हैरी ही बची थी, इसलिए सभी 600 कैदियों का ध्यान इसे जल्द से जल्द पूरा करने पर था। कई महीनों की मेहनत के बाद 14 मार्च 1944 तक टनल हैरी बनकर तैयार हो गई। अब इस सुरंग से किसी भी वक्त बाहर निकला जा सकता था, लेकिन रॉजर बुशेल और उनकी कमेटी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। उन्हें भागने के लिए एक ऐसी रात का इंतजार था जब आसमान बादलों से घिरा हो और वहां चांद का नामो निशान ना हो, ताकि गहरे अंधेरे की आड़ में सभी 200 कैदी जर्मन गार्ड्स की नजरों में आए बिना इस एस्केप को अंजाम दे सके। इसके बाद सभी चुने गए 200 कैदी हर रोज शाम ढलने पर ऐसी ही एक रात की दुआ करते जब आसमान घना अंधेरा ओढ़े हो, ताकि उनका महीनों का सपना हकीकत बन सके। कुछ दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 24 मार्च 1944 के रूप में वो रात आ गई। उस दिन आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ था और न्यू मून की वजह से रात भी घनी अंधेरी होने वाली थी। एक्स कमेटी ने तय किया कि यही रात 200 कैदियों की जेल में आखिरी रात होगी। एस्केप करने वालों को प्रायोरिटी के आधार पर 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले समूह में कमिटी हेड्स, फॉरेन लैंग्वेज स्पीकर्स और वैसे लोगों को रखा गया जिन्होंने इस एस्केप की तैयारी में सबसे ज्यादा योगदान दिया था। इस फर्स्ट ग्रुप को सबसे अच्छे सिविलियन क्लोथ्स, पासेस और जरूरी सामान दिए गए और इनको ही सबसे पहले टनल से बाहर निकलना था। बाकी के 2 ग्रुप्स को साधारण मैप्स और औसत दर्जे के ट्रैवल पास, कपड़े और कुछ कंपासेस दिए गए और उनको फर्स्ट ग्रुप के पीछे रहना था। रात होते ही भागने वाले सभी कैदी हट नंबर 104 में इकट्ठा हुए, जहां टनल का एंट्री पॉइंट था। अब यहां से बाहर निकलने वाले सभी कैदियों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। महीनों की मेहनत को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया था। कोई खुली हवा में सांस लेने की कल्पना में खोया हुआ था, तो किसी को बस एक ही सवाल खाया जा रहा था कि क्या वो भागने में कामयाब हो पाएंगे। कई तरह के सवालों के बीच रात 8:45 पर पहला कैदी टनल में प्रवेश कर एग्जिट पॉइंट तक पहुंच जाता है, लेकिन ठंड और लगातार बर्फबारी की वजह से टनल का एग्जिट पॉइंट बाहर से जाम हो गया था। ऐसे में उसे खोलने में 1.5 घंटे से भी ज्यादा लग गए। जैसे ही पहली समस्या दूर हुई, दूसरी समस्या सामने आ खड़ी हुई। सुरंग का मुंह तो खुल गया था, लेकिन ये फॉरेस्ट में खुलने के बजाय उससे 10 फीट पहले ही एक खुले मैदान में खुला था। उन्हें उस समय एहसास हुआ कि खोदते वक्त उनका अंदाजा थोड़ा सा गलत हो गया था। ऐसे में इस बात पर चर्चा हुई कि क्या आगे के लिए और खुदाई की जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि प्रिजनर्स के पास मौजूद फेक आईडी पेपर्स पहले से डेट स्टैम्प थे। इसलिए टाइम खराब करने से स्थिति और बिगड़ सकती थी। ऐसे में वो अंधेरे का फायदा उठाकर उसी एग्जिट पॉइंट से निकलकर भागने लगे। टनल बहुत नैरो थी और एक बार में सिर्फ एक प्रिजनर ही इसमें रेंग सकता था। इससे प्रोसेस और स्लो हो गया। प्लान के दौरान सोचा गया था कि हर मिनट पर एक कैदी बाहर निकल जाएगा, लेकिन असल में एक आदमी को बाहर निकलने में पूरे 6 मिनट का समय लग रहा था। यानी इस हिसाब से 1 घंटे में सिर्फ 10 आदमी ही टनल से बाहर निकल पा रहे थे। इस दौरान उन्होंने एस्केप पॉइंट से टनल में एक लंबी रस्सी भी डाल रखी थी। जैसे ही कोई कैदी बाहर निकलता, वो सेफ सिग्नल पास करने के लिए बाहर से उस रस्सी को हिला देता, ताकि उसके बाद दूसरा कैदी ऊपर चढ़कर बाहर आ सके। लेकिन इस बीच स्थिति तब खराब हो गई जब जर्मनी पर एयर स्ट्राइक का सायरन बज उठा।
इसके चलते स्टालिग लुफ्ट 3 की बिजली काट दी गई, जिससे सुरंग की लाइट भी चली गई। अंधेरे में सुरंग से बाहर निकल पाना नामुमकिन था, क्योंकि जरा सी भी चूक सुरंग की रेत को गिरा सकती थी और इससे पूरा एस्केप प्लान खतरे में पड़ सकता था। इस वजह से कैदी टनल में ही लाइट का इंतजार करते रहे और बिजली आने तक रात 12 से 1 के बीच एक भी कैदी सुरंग से बाहर नहीं आ सका। अंधेरे का ये समय काफी कीमती था और उनके पास केवल सुबह होने से पहले तक का ही समय था। समय तेजी से फिसल रहा था और हर बीतता मिनट खतरे को और पास ला रहा था। सुबह करीब 5 बजे उजाला होने से ठीक पहले तक 200 में से 76 कैदी आजादी की दहलीज पार कर चुके थे। बाहर निकलने के बाद वो क्विकली ग्रुप्स में बट गए और अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगे। कुछ तेजी से रेलवे स्टेशंस की ओर भागे, जबकि कुछ वहां के जंगल में गायब हो गए और कुछ किसी नजदीकी शहर का रास्ता पकड़ने लगे। लेकिन जैसे ही प्रिजनर नंबर 77 टनल से निकलकर ऊपर आया, सुबह की हल्की रोशनी होने की वजह से एक जर्मन गार्ड की नजर उस पर पड़ गई। गार्ड को पूरा माजरा समझते देर नहीं लगी और उसने तुरंत अलार्म बजा दिया। इसके बाद फ्लड लाइट्स ऑन हो गई। गार्ड्स ने टनल का एंट्रेंस डिस्कवर कर लिया और बाकी प्रिजनर्स को बाहर निकलने से रोक दिया गया। इससे टनल हैरी के भीतर और हट नंबर 104 में केओस फैल गया। जिन कैदियों की बारी अब तक नहीं आई थी, उन्होंने तुरंत अपने जेल के कपड़े दोबारा पहन लिए, फेक आईडी पेपर्स को आग के हवाले कर दिया और जो भी स्मगल राशंस उनके पास था वो उसे पागलों की तरह निकलने लगे, ताकि उनके इस भागने की प्लानिंग में शामिल होने का कोई सबूत ना बचे। अलार्म बजने के बाद जर्मन्स ने तुरंत कैंप को लॉकडाउन कर दिया और टनल हैरी को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो प्रिजनर्स टनल में या बैरक में वेट कर रहे थे, उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। कैंप कमांडेंट फ्रेडरिक विल्हेम वॉन लिंजनियर विल्डाउ ने पूरे कैंप के कैदियों को एक जगह इकट्ठा किया और घंटों तक हड्डियां जमा देने वाली ठंड में उन्हें खड़ा करके गिनती की गई। गिनती करने पर जेल से 76 कैदी कम पाए गए। एक साथ 76 कैदियों के भागने से जेल अथॉरिटीज के बीच हड़कंप मच गया। ये वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइड प्रिजनर्स का सबसे बड़ा जेल ब्रेकआउट था, जिसने हिटलर की शान और नाजी जर्मनी के सबसे सुरक्षित प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप पर काला धब्बा लगा दिया। कैद से भागने वाले 76 प्रिजनर्स अब नाजी जर्मनी के जंगलों, गांव और शहरों में फैल चुके थे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए जर्मनी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। स्टालिग लुफ्ट 3 से एक साथ 76 कैदियों का भागना सिर्फ एक सिक्योरिटी फेलियर नहीं था, बल्कि ये हिटलर के लिए एक पर्सनल इंसल्ट भी थी। इसलिए उनको पकड़ने के लिए नाजी जर्मनी का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू हो गया। हर पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बॉर्डर चेक पॉइंट को तुरंत अलर्ट कर दिया गया। भागने वालों के पोस्टर्स और डिस्क्रिप्शंस पूरे जर्मनी में हर जगह चिपका दिए गए। एस्केपीज का प्लान था कि वो छोटे ग्रुप्स में बंटकर न्यूट्रल कंट्रीज या एलाइड लाइंस तक पहुंचे, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। उन लोगों के भागने के बाद हर जगह सुरक्षाएं और भी कड़ी कर दी गई थी। जर्मन सीक्रेट पुलिस, गेस्टापो, एलीट गार्ड, एसएस और लोकल पुलिस सभी मिलकर इस मैसिव सर्च ऑपरेशन में जुट गए थे। कहा जाता है कि हिटलर ने करीब 1 लाख जर्मन ट्रूप्स को उनकी तलाश में लगा दिया था, जिससे हर जगह जर्मनी के सैनिक उन्हें ढूंढने के लिए फैल चुके थे। चूंकि एस्केपीज फॉर्ज्ड आईडी कार्ड्स लेकर भाग रहे थे, ऐसे में हिटलर ने पासेस का लेआउट भी चेंज करवा दिया ताकि उन कैदियों को पकड़ा जा सके। इसके अलावा कड़कड़ाती ठंड, लिमिटेड फूड और अनफेमिलियर टेरेन ने उन एस्केपीज की जर्नी को मौत के खेल में बदल दिया। इस सब का नतीजा ये हुआ कि 76 में से केवल 3 लोग ही जर्मनी से बाहर निकलने में सफल हो सके। इनमें से 2 नॉर्वेजियन पायलट्स, पर बर्ग्सलैंड और जेन्स म्यूलर, और एक डच पायलट ब्राम वैंडर स्टॉक थे। पर बर्ग्सलैंड और जेन्स म्यूलर किसी तरह खुद को जर्मन की नजरों से बचाते हुए स्टेटिन पहुंचे और फिर वहां से एक स्वीडिश जहाज से न्यूट्रल कंट्री स्वीडन पहुंच गए। अब वो बिना डरे आजादी की सांस ले सकते थे और अपनी सफलता का जश्न मना सकते थे। वही डच पायलट ब्राम वैंडर स्टॉक किसी तरह जिब्राल्टर पहुंच गए और फिर वहां से ब्रिटेन जा पहुंचे। लेकिन बाकी के 73 प्रिजनर्स इन तीनों की तरह लकी नहीं थे। उनमें से ज्यादातर प्रिजनर्स को लोकल्स या जर्मन पेट्रोल्स ने स्पॉट कर लिया था। इस पूरे एस्केप प्लान के मास्टरमाइंड रॉजर बुशेल अपने एक साथी कैदी बर्नार्ड शीडहावर के साथ 10 घंटे में 400 मील का सफर तय करके फ्रांस बॉर्डर के काफी नजदीक पहुंच गए थे, जो वहां से केवल 20 मील की दूरी पर था। लेकिन एक बार फिर किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया और वो सारब्रुकेन स्टेशन पर अपने साथी के साथ 26 मार्च को पकड़ लिए गए। इस एस्केप से हिटलर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने तुरंत आदेश दिया कि सभी 73 रिकैप्चर्ड प्रिजनर्स को गोली मार दी जाए। यह ऑर्डर जेनीवा कन्वेंशंस के खिलाफ था, जिसके तहत पीओडब्ल्यूज को भागने पर केवल 10 दिनों का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता था। इसलिए हिटलर के कुछ जनरल्स और एडवाइजर्स ने इंटरनेशनल बैकलैश का हवाला देकर उसे रोकने की कोशिश की।
लेकिन हिटलर का क्रूर दिल किसी की जिंदगी की कीमत नहीं समझता था। उसने जिनीवा कन्वेंशन के रूल्स को ताक पर रखकर रिकैप्चर हुए 73 में से 50 प्रिजनर्स को गुपचुप तरीके से जान से मारने का आदेश दे दिया। जर्मन सीक्रेट पुलिस गेस्टापो ने उन 73 पीओडब्ल्यूज को पहले इंटेरोगेट किया और फिर उनमें से 50 लोगों को चुना जिनका इस एस्केप में सबसे बड़ा रोल था। इसके बाद गेस्टापो ऑफिसर्स ने सबसे पहले रॉजर बुशेल और बर्नार्ड शाइडहावर को निशाना बनाया। वो उन्हें पहले कार से जर्मनी के रामस्टीन इलाके में ले गए और अटेम्प्टिंग टू एस्केप का बहाना बनाकर दोनों को गोली मार दी। बाकी के 48 कैदियों को भी अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया और उन्हें ट्रकों में भरकर कभी किसी जंगल तो कभी किसी सुनसान सड़क पर ले जाकर गोली मार दी गई। ग्रेट एस्केप के बाद स्टैलिग लुफ्ट 3 की सिक्योरिटी पहले से भी ज्यादा सख्त कर दी गई। एक्स्ट्रा गार्ड्स डिप्लॉय किए गए, टनल्स की रेगुलर चेक्स शुरू हो गई और प्रिजनर्स की डेली लाइफ को और स्ट्रिक्ट कर दिया गया। लेकिन प्रिजनर्स का मोराल नहीं टूटा। वो जानते थे कि उनका एस्केप अटेम्प्ट भले ही फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन नाजी वॉर मशीन को उन्होंने एक बड़ा झटका दे दिया था। मैनहंट के लिए जर्मन्स को हजारों सोल्जर्स, पुलिस और रिसोर्सेज डिप्लॉय करने पड़े थे जो फ्रंट लाइन से डाइवर्ट हुए थे। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की हार के बाद सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। एलाइड पावर्स ने न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स और अन्य वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल्स में गेस्टापो ऑफिसर्स को टारगेट किया। जेल से भागने वाले कैदियों को मारने के आदेश देने और इसे एग्जीक्यूट करने वाले कई ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी दी गई तो कईयों को लंबी कैद की सजा भुगतनी पड़ी। मारे गए सभी 50 लोगों की डेड बॉडीज को बाद में पोजनान ओल्ड गैरिसन सिमेट्री में सम्मान के साथ दफनाया गया और हर एक की कब्र पर उनका नाम उकेरा गया। आज भी ग्रेट एस्केप की कहानी लोगों को इंस्पायर करती है। इस पर 1963 में एक हॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म द ग्रेट एस्केप बनी, जिसमें स्टीव मैकक्वीन, जेम्स गार्नर और रिचर्ड एटनबरो जैसे बड़े एक्टर्स थे। जेगन में उन 50 लोगों की याद में द 50 नाम का एक मेमोरियल भी मौजूद है, जहां टनल हैरी के रिमेन्स, प्रिजनर्स के टूल्स और एस्केप के आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले किए जाते हैं। हर साल ग्रेट एस्केप की एनिवर्सरी पर सेरेमनीज होती है, जहां एलाइड कंट्रीज के वेटरन्स और फैमिलीज उन 50 पीओडब्ल्यूज को ट्रिब्यूट देते हैं जिन्होंने इस ग्रेट एस्केप को अंजाम देने के लिए अपनी जान दी थी। जिस तरह 1944 का ये ग्रेट एस्केप फेमस है, उसी तरह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई अल्काट्रेज प्रिजन ब्रेक की कहानी भी काफी मशहूर है। समुद्र के बीचों बीच बना अल्काट्रेज प्रिजन अपनी अल्टीमेट मैक्सिमम सिक्योरिटी की वजह से द इनएस्केपेबल प्रिजन माना जाता था। लेकिन 12 जून 1962 की रात 3 कैदी पुलिस की नाक के नीचे से फरार हो गए। वो अपने बेड्स पर पीछे अपने नकली पुतले छोड़ गए थे जो पुलिस की नाकामी पर मुस्कुरा रहे थे। जेल का चप्पा चप्पा छाना गया, चारों ओर समुद्र में तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस को भागे हुए कैदियों का कोई सुराग नहीं मिल सका। इस प्रिजन एस्केप की पूरी कहानी जानने के लिए आप इस पर हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।